हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामर मानुष चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम कोई हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमारा मेमोरी कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होता है। हम बेसिकली हमारे पास दो टाइप की मेमोरी अवेलेबल है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रैम। और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। सो इसे हम प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं कि जो हमारा रैम होता है वो बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और प्रोसेसर को वर्क करने के लिए, टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए उसे मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोसेसर के पास खुद की एक मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर की साइज़ बहुत ही कम होती है, तो वो वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करना होता है, जैसे दो नंबर को एडिशन करना है या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो वहाँ पे वो डेटा सबसे पहले रजिस्टर में लोड होता है और उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकेंड मेमोरी आता है जो कि है हमारा रैम, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम स्पीड वाइज कंपेयर करें तो सबसे फास्ट होता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर और रैम, प्रोसेसर और जो रजिस्टर होते हैं वो एक ही लेवल पे उनका ऑपरेशन होता है। एक ही लेवल पे मतलब कि उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो सेम रहती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड रजिस्टर नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर रहते हैं, तो जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो हमारा रैम में स्टोर होता है, ठीक है। तो रैम की भी रैम जो है वो हमारा थोड़ा जो स्पीड है रैम की वो प्रोसेसर से थोड़ी कम होती है, लेकिन ये भी एक फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज यानी हमारा डिस्क, हार्ड डिस्क और जो भी हमारा अदर स्टोरेज डिवाइस है वो, ठीक है। तो ये जो डिस्क होती है ये कंपैरेटिवली बहुत स्लो होती है प्रोसेसर से। तो ये थोड़ा हमको इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ा चीप होती है क्योंकि ये जो इसकी स्पीड है वो कम है, ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो सबसे कॉस्टली रहता है हमारा प्रोसेसर, उसके बाद आता है रैम और उसके बाद आता है डिस्क, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज। तो अब जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा स्टोर होता है डिस्क में, राइट। जब हम प्रोग्राम डिस्क में स्टोर होता है तो वो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। जब वो एग्जीक्यूशन में आता है, जब प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है तब उसे हम कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोग्राम और प्रोसेस ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट है। जब भी कोई हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। सो सपोज ये हमारा कोई एक प्रोग्राम है जो हमारा डिस्क में है। जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो लोड होगा रैम में। रैम में लोड होने के बाद फिर प्रोसेसर उसको एक्सेस करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में है तो वो बन जाता है हमारा प्रोसेस, ठीक है। तो जो कुछ भी डेटा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को चाहिए वो सारा डेटा हमारा रैम में होना चाहिए, ठीक है। सपोज कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है, उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं, वो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे किस मेमोरी में रहती है, रैम में, ठीक है। तो जो भी हमको डेटा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारा कुछ हमारे रैम में होना चाहिए। और वो रैम से हमारा प्रोसेसर उसे फेच करता है, उसे रीड करता है और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। प्रोसेसर कभी भी डिस्क से डेटा नहीं उठाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपका कोई प्रोग्राम है जिसमें आपको फाइल रीड करना है या राइट करना है, ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या लगता है, एक आईओ कंट्रोलर लगता है, ठीक है। वो प्रोसेसर उस आईओ कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस फाइल को रीड करना है फ्रॉम डिस्क, ठीक है। तो जब ये आईओ कंट्रोलर को ये इंस्ट्रक्शन मिलती है तो उस आईओ कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोग्राम को रीड करना है और वो डेटा आपको रैम में लोड करके देना है, ठीक है। तो जो भी प्रोसेसर को जो भी डेटा रिक्वायर्ड है
वो सारा डेटा कहाँ होना चाहिए, रैम में। तो जो हमारी रैम है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब है जब तक रैम को हम पावर सप्लाई दे रहे हैं तब तक हम वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही पावर सप्लाई कट हुआ वो हमारा डेटा वैनिश हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारा परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ठीक है, ये हमारा टेम्परेरी स्टोरेज है। रैम में हमारा जो भी डेटा रहता है वो टेम्परेरी रहता है, ठीक है। जब तक हम पावर सप्लाई उसको है तब तक हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो और आपका कोई आपने नोटपैड ओपन कर रखा है, ठीक है। वहाँ पे आप कुछ फाइल क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपने कुछ टेक्स्ट आपने टाइप कर रखा है, ठीक है। अभी आपने उसे सेव नहीं किया है, ठीक है। और सपोज आपका जो लैपटॉप बैटरी है वो ड्राई हो गई है और आपका लैपटॉप बंद हो गया है, ठीक है। या फिर आप पीसी पे वर्क कर रहे हो और पावर कट हुआ है और आपका सिस्टम बंद हो गया है, ठीक है। जब आप फिर से सिस्टम स्टार्ट करते हो तो वो नोटपैड फाइल में जो भी आपने कंटेंट था जो आपने सेव नहीं किया था वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस नोटपैड को रन कर रहे हो, मतलब उस नोटपैड को आपने ओपन किया और उसमें आप आपका वर्क टाइप कर रहे हो, तब वो रैम में ही रहता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपकी एडिटिंग शुरू है, ठीक है। जैसे ही आप सेव करते हो तो वो डिस्क में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो डिस्क में स्टोर हो जाता है यानी हमारा जो डिस्क है वो परमानेंट स्टोरेज है। वहाँ पे अगर आपका एक बार डेटा सेव हो गया है, ठीक है, तो वो वहाँ पे रहता है, अगर आपका पावर सप्लाई अवेलेबल है या ना हो, ठीक है। लेकिन वो फाइल आपकी स्टोर रहेंगी। जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हो तब तक वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहता है। तो जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट, ठीक है। तो ये हुआ मेमोरी का वर्क एज पर्सपेक्टिव ऑफ हमारे प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम कैसे मेमोरी का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो भी प्रोग्राम रहता है वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, ठीक है। जब उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्राइमरी स्टोरेज यानी हमारे रैम में आता है, और रैम में आने के बाद फिर प्रोसेसर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में जो भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी हमारा डेटा उस प्रोग्राम में चाहिए, ठीक है, वो सारा डेटा हमें रैम से ही हमें मिलता है, ठीक है। अब रैम का थोड़ा हम फंक्शन देख लेते हैं कि हमारा रैम में क्या रहता है कि हमारे सेल्स रहते हैं, ठीक है। जो भी हमारी मेमोरी रहती है, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम, रोम, ये क्या रहती है, इसमें इस ग्रिड फॉर्मेट में हमारा एक रैम का आर्किटेक्चर रहता है, ठीक है। तो सपोज ये हमारी 2 GB रैम है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे बाइट्स में हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और बाइट्स कैसे मिलके बनता है, बीट्स से, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसे बाइनरी डेटा चाहिए रहता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। तो जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने 0100 ये डेटा हमारा स्टोर्ड है, ठीक है। तो इस ग्रिड स्ट्रक्चर में हमारा क्या रहता है, मेमोरी रहता है। वहाँ पे हर एक सेल को एक एड्रेस दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब एड्रेस का मतलब जैसे अब सपोज प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए रैम से, ठीक है। अब वो डेटा, ये हमारी 2 GB रैम है, हर एक सेल में हमारा कुछ ना कुछ डेटा स्टोर है, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी ग्रिड में से कहाँ से हमें वो डेटा फेच करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस चाहिए, ठीक है। सपोज ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारे रो है और ये कॉलम, ठीक है। इस टेबुलर स्ट्रक्चर में हमारा, आप कंसिडर कीजिए कि ये हमारी मेमोरी है टेबुलर स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हमारा ये एक सेल है, इस सेल में हमारा एक बाइट स्टोर है, ठीक है। इस सेकेंड सेल में कोई दूसरा डेटा स्टोर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये ऐसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही स्टोर हो, ठीक है। तो हमारा जब भी हम कोई प्रोसेस कोई भी हम हमारा सिस्टम जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड में हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस रन होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमारा जो खुद के प्रोग्राम्स है वो भी हम रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस के लिए मल्टीपल मेमोरी अलोकेट होती है, ठीक है। मल्टीपल मेमोरी मतलब यहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ मेमोरी किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अलोकेट होंगी,
दूसरा पोर्शन ऑफ मेमोरी किसी दूसरे प्रोसेस को अलोकेट होंगी। तो ऐसे ये मेमोरी हमारी शेयर होती है अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमारा कुछ डेटा स्टोर है, ठीक है, तो इस सेल का एक लोकेशन, एक एड्रेस रहता है। तो जब भी प्रोसेसर को कुछ डेटा चाहिए रहता है, वो उस लोकेशन को एक्सेस करता है, और वहाँ पे जो भी डेटा स्टोर रहता है वो हमारे प्रोसेसर को हम देते हैं टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रैम। तो हमारी जो रैम रहती है ये क्या है, एक वोलेटाइल नेचर मेमोरी है, जहाँ पे जो भी हमारा डेटा है, जब तक पावर सप्लाई है तब तक हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन, सपोज हमारा जो डेटा है वो 4 बाइट का है, तो वो 4 बाइट हम अलोकेट कर देंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। ठीक है, और उसमें हमारा डेटा स्टोर कर देंगे। और इस 4 बाइट का जो फर्स्ट बाइट है उसका एड्रेस, जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग एड्रेस। वो स्टार्टिंग एड्रेस उस वेरिएबल नेम को हम लिंक कर देंगे। तो जब भी हम प्रोग्राम में कभी उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, तो एक्चुअली हम क्या एक्सेस करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। ठीक है, तो जैसे ये हमें एड्रेस पता चल गया, तो डायरेक्टली हम उस एड्रेस पे जाके वो डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन इंटरनली परफॉर्म होता है बाय द प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर एक एड्रेस जनरेट करेगा और उससे रैम को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक कंट्रोलर रहता है जो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाता है और वहाँ से वो डेटा रीड करता है, और जो कम्युनिकेशन बस होती है उस बस पे वो डेटा प्रोवाइड करता है। तो वो उस कम्युनिकेशन बस के थ्रू वो डेटा आ जाता है हमारे रजिस्टर्स में। ठीक है, और जो भी हमारा प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन में अगर कुछ डेटा चाहिए तो वो डेटा हमें प्रोसेसर के रजिस्टर में चाहिए होता है, ताकि वो प्रोसेसर उस डेटा को लेके कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इनिशियली वो डेटा स्टोर रहता है रैम में, रैम से वो हम डेटा रीड करके प्रोसेसर रजिस्टर में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रैम का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे टेबुलर स्ट्रक्चर में हमारा डेटा रहता है, हर एक सेल को एक एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम में वर्क करता है। ठीक है, 0 और 1 में। ठीक है, जैसे हमारा डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स में हमारे पास में 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 10 सिंबल्स होते हैं, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 10 सिंबल्स का यूज करके हम एक नंबर फॉर्म करते हैं इन डेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 ही सिंबल है, एक 0 और एक 1। ठीक है, तो हमें जो कुछ भी डेटा अगर हमें प्रेजेंट करना है वो हम बाइनरी नंबर में करते हैं। जैसे अगर हमें नंबर 8 को रिप्रेजेंट करना है तो बाइनरी में हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो राइट साइड वाला बीट है ये इसे हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ठीक है, LSB। ठीक है, जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में जो राइट साइड वाला नंबर रहता है उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट की वैल्यू सबसे कम होती है एज कंपेयर टू MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो हमारा लेफ्ट साइड में रहता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे बाइनरी नंबर में भी है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये LSB नंबर बोलते हैं, और इसे हम कहते हैं MSB नंबर। ठीक है, तो जैसे 8 को हमने रिप्रेजेंट किया 10000 में, तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो ऐसा है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो हमारा जो बेस हो गया वो 2 हो गया। ठीक है, तो 2 to the power 0 यानी 1 होता है। ठीक है, 2 to the power 1 ये 2, 2 raised to 2 यानी 4, 2 raised to 3 यानी 8। ठीक है, तो अभी हमें नंबर 8 रिप्रेजेंट करना था, तो हमने क्या किया, जो 8 वाला जो पोजीशन है 2 raised to 3 उसे हमने कर दिया 1। ठीक है, और बाकी जो 2 4 4 2 और 1 थे उसे हमने 0 0 कर दिया, यानी इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0 और इसकी वैल्यू हो जाएंगी 8। तो टोटल हो गया हमारा 8। अगर हमें
10 रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 8 पोजीशन का बीट है उसे हम करेंगे 1, और जो हमारा 2 to 1 है जिसकी वैल्यू होती है 2 उसे हम करेंगे 1। तो 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 1 0। तो 10 कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल 10 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 1 0। सो ऐसे हम जो भी हमारा डेटा होता है उसे हमें सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो बाइनरी डेटा फिर हम हमारे प्रोग्राम में या फिर जो भी हमारा, अगर वो डेटा एज अ वेरिएबल या फिर डेटा टू प्रोग्राम वर्क कर रहा है तो वो सारा डेटा हम मेमोरी में स्टोर करेंगे और फिर वो मेमोरी से हमारे प्रोसेसर में जाएगा और प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जो हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है, तो उसका कुछ यूनिट रहता है, यानी कि हमारे पास कितना डेटा है। ठीक है, सपोज अगर प्रोसेसर को कुछ डेटा चाहिए तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो डेटा की क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो ये डेटा की क्वांटिटी हम कैसे मेजर करते हैं, बाइट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 बीट। 1 बीट का मतलब एक सिंगल सिंबल इन बाइनरी। तो हमारे पास 2 सिंबल है, या तो 1 या तो 0, तो इसे हम कहते हैं बीट। 1 बीट, 1 बीट बीट इक्वल टू 1 सिंगल सिंबल इन बाइनरी। ठीक है, अब दूसरा आता है बाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट। ठीक है, तो अगर हमारे पास में 8 बीट है, कॉन्जिक्यूटिव 8 बीट, कंटिन्यूस 8 बीट, उसे हम कहते हैं बाइट। ठीक है, तो जो भी हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है उसे हम क्या बाइट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट। ठीक है, तो जब हम रैम में डेटा स्टोर करते हैं तो हर एक बाइट को हम एक एड्रेस असाइन कर रखा है हमने। ठीक है, तो उस एड्रेस पे हम एक बाइट स्टोर कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट एड्रेस पे हम दूसरा बाइट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें वो डेटा फेच करना है तो हमें वो एड्रेस चाहिए, और हमें कितना डेटा फेच करना है वो भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 1 बीट इक्वल टू सिंगल सिंबल इन बाइनरी, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट, फिर आता है 1 किलोबाइट। ठीक है, तो जनरली हमारे जो यूनिट्स रहते हैं उसमें किलो का मतलब होता है 1000, राइट। लेकिन इन कंप्यूटर सिस्टम 1 किलो इज इक्वल टू 1024, बिकॉज जो हमारा नंबर सिस्टम है, जो कंप्यूटर में हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसमें 2 to the power 10 की वैल्यू होती है 1024। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 raised to 0 1, 2 raised to 1 2, 2 raised to 2 4, ऐसे 2 raised to 10 इज 1024। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के वजह से हम 1 किलो की वैल्यू हमारी हो रही है 1024 बाइट, राइट। तो 1 KB 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। वैसे ही किलो के बाद आता है MB, यानी मेगाबाइट। 1 MB इक्वल टू 1024 KB। ठीक है, तो अगर अदर हमारे जो यूनिट्स रहते हैं वहाँ पे किलो की वैल्यू रहती है 1000, बट हमारे डेटा में 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। वैसे ही 1 MB इक्वल टू 1024 MB। देन 1 GB, 1 GB में हमारा कितना डेटा रहता है 1024 MB। ठीक है, तो इसके बाद GB के बाद टेराबाइट आता है, TB। ठीक है, और इसके आगे और भी सारे हमारे यूनिट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको ये समझ में आ गया कि रैम हमारे बाइट एड्रेसेबल रहती है। ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट, तो यहाँ पे हम 8 बीट का डेटा एक सेल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मेमोरी वर्क करता है हमारे प्रोग्रामिंग में। तो जो भी हमारा प्रोग्राम रहता है वो स्टोर कहाँ रहता है, हमारे डिस्क में। जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो उस डिस्क में से हमें उस प्रोग्राम को लोड करना पड़ता है, उस प्रोग्राम फाइल को लोड करना पड़ता है रैम में।
रैम में आने के बाद फिर प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम रैम। वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन यहाँ से डेटा फेच करेगा और अपने रजिस्टर्स में स्टोर करेगा और फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारी कंप्यूटर मेमोरी वर्क होती है प्रोग्रामिंग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।